बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम प्रीवियस क्लासेस में फ्रेज के बारे में पढ़ रहे थे। वैसे यूट्यूब पर मैंने अपने चैनल में फ्रेज को डिफाइन किया है डिटेल में, सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज वाले लेक्चर में। लेकिन आज मैं फ्रेज की कुछ टाइप्स आपको बताऊंगा। प्रीवियस क्लास में हमने फ्रेज की 3 टाइप्स पढ़ी थी और अब बाकी टाइप्स इस वक्त पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलें। रिकॉर्डिंग हो रही है और ऑल क्लियर, वेरी गुड। चलें, स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये लीजिए, हम पहुंचे थे यहाँ तक, प्रपोजिशनल फ्रेज तक हमने पढ़ा था। अच्छा, चैट खोल लेते हैं और ये जनाब, ठीक है, चैट हमने खोल ली है अपनी आसानी के लिए। चल, इन्फिनेटिव फ्रेज से हम स्टार्ट लेंगे आज। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में प्रपोजिशनल फ्रेज तक पढ़ा था। मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने बात शुरू की थी यहाँ से और ये लीजिए, हाँ जी, फ्रेज को डिफाइन किया था। फिर हमने फ्रेज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, और उसके बाद नाउन फ्रेज स्टार्ट किया था। नाउन फ्रेज के बाद वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज के बाद प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज में हमने अच्छा खासा लेक्चर लिया था और उसके बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव का मतलब है इट इज इन्फिनिट ऑफ टाइम, इन्फिनिट ऑफ टेंस, यानी इसका कोई टेंस नहीं होता। ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आसान हो गया, मैं इसको मजीद एलेबोरेट कर देता हूं। A phrase that includes an infinitive along with a simple verb is an infinitive phrase. ठीक है ना? There may also be modifiers attached to the object in the phrase. जाहिर है कि modifiers भी attach हो सकते हैं इस phrase में. It contains a verb, so it plays the role of expressing an action in the sentence. इसमें verb होता है, इसका मतलब ये action को express कर रहा होता है, लेकिन उसका कोई tense नहीं होता. Infinitive phrase can act as a noun, adjective or adverb in a complete sentence. एक complete sentence में infinitive phrase जो होता है वो या तो noun के तौर पर इस्तेमाल होता है, या adjective के तौर पर, या adverb के तौर पर. For example, Alex likes to read comics. To read, अब यहां पर ये नजर आ रहा है to read, ये क्या है? ये infinitive, to read. और to read जो है बेसिकली ये likes के बाद आ रहा है. एक्चुअल मेन वर्ब है likes. Alex likes what? To read comics. तो यहां पर to read comics ये पूरा जो है इन्फिनिटिव फ्रेज कहलाएगा. To read comics ये पूरा इन्फिनिटिव फ्रेज कहलाएगा, क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. Alex likes what, और what का आंसर आप जानते हैं whom, और what का आंसर क्या होता है? ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? टू रीड कॉमिक्स. और जाहिर है कि ये प्रोनाउन तो है नहीं, फिर तो ये नाउन हुआ. ठीक है, एलेक्स लाइक्स टू रीड कॉमिक्स. यहाँ पर टू रीड कॉमिक्स एक नाउन
के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, एक यूनिट के तौर पर, तो ये क्या कहलाएगा? फ्रेज। और इस फ्रेज में टू रीड इन्फिनेटिव भी इस्तेमाल हो रहा है, तो ये फ्रेज कहलाएगा इन्फिनेटिव फ्रेज। हाँ भाई, कोई सवाल? अगर क्लियर है तो बताएं, आगे चलें। सिंपल वर्ड्स प्लीज डिफाइन द इन्फिनेटिव फ्रेज। हाँ, मैं बताता हूँ। इन्फिनेटिव फ्रेज का मतलब है, देखिए, इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? एलेक्स, अच्छा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो इन्फिनेटिव है, ठीक है ना? लेकिन ये इन्फिनेटिव अगर किसी सिंपल वर्ब के साथ आ जाए, लाइक यहाँ पर लाइक्स के साथ आया है ना, या ये ऑब्जेक्ट बन जाए, ठीक है ना, तो फिर ये, या ये सब्जेक्ट बन जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये या तो नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा, या एडजेक्टिव या एडवर्ब। अच्छा, यहां देखिए, एलेक्स लाइक्स टू रीड कॉमिक्स, तो टू रीड तो इन्फिनेटिव है, इसके साथ जुड़ा कॉमिक्स, ठीक है ना, तो कंप्लीट फ्रेज क्या बना? टू रीड कॉमिक्स। अब अगर मैं कहूं टू रीड कॉमिक्स इज माई हैबिट, तो अब ये टू रीड कॉमिक्स क्या हो गया? सब्जेक्ट, सही है। और आई लाइक टू रीड कॉमिक्स, अब टू रीड कॉमिक्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। बात समझ में आई है? फवादुर रहमान, बताइए, क्लियर हुआ? कोई सवाल है तो कर लें। हम्म। अनस कह रहे हैं क्लियर हो गया। फवाद नहीं बता रहे अभी कुछ। वेट करो, मैं आंसर का, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक क्लियर नहीं होगा आपको। रिपीट कर दो। नजीर बलोच साहब कह रहे हैं रिपीट कर दो। फवाद ने जवाब नहीं दिया अभी तक। देखिए, मैं बताता हूँ। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जैसे टू रीड, टू ईट, टू प्ले, ठीक है ना? एलेक्स लाइक्स टू रीड, एलेक्स पढ़ना पसंद करती है, तो यहाँ पे टू रीड क्या है? यहाँ पे टू रीड इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। लेकिन अब मैंने उसे मॉडिफाई किया, टू रीड कॉमिक्स, तो टू रीड तो इन्फिनेटिव है, कॉमिक्स ने उसे मॉडिफाई किया, टू रीड कॉमिक्स, कंप्लीट ऑब्जेक्ट सामने आ गया। एलेक्स लाइक्स व्हाट? क्लियर हुआ? अच्छा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म तो इन्फिनेटिव होता है। अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? कॉमिक्स। अब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉमिक्स, तो ये पूरा क्या बन गया? ये बना इन्फिनेटिव फ्रेज, क्योंकि इस फ्रेज को बनाने में मेजर रोल प्ले कर रहा है इन्फिनेटिव। गुड। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, बेफिक्र है। अच्छा, अब देखिए, टू अटेंड द मॉर्निंग लेक्चर, अब देखिए पूरा आगे ना, आई सेट माई अलार्म फॉर 6 AM। मॉर्निंग लेक्चर अटेम्प्ट करने के लिए मैंने अपना अलार्म सेट किया 6 बजे का। आई सेट माई अलार्म फॉर 6 AM, मैंने अपना अलार्म 6 बजे के लिए सेट कर लिया, ठीक है। अब मकसद क्या था? टू अटेंड द मॉर्निंग लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ टू अटेंड द मॉर्निंग लेक्चर, ये पूरा क्या है? इसमें से इन्फिनेटिव है टू अटेंड, और आगे द मॉर्निंग लेक्चर उसे मॉडिफाई कर रहा है, क्या अटेंड करना है? टू अटेंड द मॉर्निंग लेक्चर, ये पूरा क्या हो गया? ये हो गया इन्फिनेटिव फ्रेज। ये समझ में आया? बताइए। अब तो आसानी से पहचान लेंगे इन्फिनेटिव फ्रेज को।
तो मैं कहूँ आई वॉन्ट टू बाय सम बुक्स फ्रॉम दिस शॉप, आई वॉन्ट टू बाय सम बुक्स, तो टू बाय सम बुक्स ये इंफिनिटिव फ्रेज, ठीक है। टू कीप हिज डॉग्स काम एलेक्स टर्न्ड ऑन द रेडियो, टर्न ऑन द रेडियो, एलेक्स ने रेडियो ऑन किया। अब क्यों किया भाई? टू कीप हिज डॉग्स काम, अपने डॉग्स को काम रखने के लिए। तो टू कीप हिज डॉग्स काम, ये पूरा क्या हो गया? ये हो गया इन्फिनेटिव फ्रेज। अब ये वाई का आंसर है, इसलिए एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है। हाँ जी, क्लियर हुआ? एलेक्स टर्न ऑन द रेडियो, वाई, वाई का आंसर है टू कीप हिज डॉग्स काम। ये पूरा फ्रेज क्या कहलाएगा? इन्फिनेटिव फ्रेज, क्योंकि इसमें टू कीप क्या है? इन्फिनेटिव। जी, क्लियर, वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टिसिपल कहते किसे? डिफाइन कर चुका हूं पहले, मैं रिपीट कर देता हूं। पार्टिसिपल के मीनिंग होते हैं एडिशनल फंक्शन। आप जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। क्यों? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म एज अ वर्ब तो इस्तेमाल होती ही है, लेकिन बाज जगहों पर एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होती है। तो ये इसका इजाफी फंक्शन है, एडिशनल फंक्शन है, तो ये पार्टिसिपल कहलाएगा। सिमिलरली वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज अ वर्ब तो इस्तेमाल होती ही है, लेकिन बाज जगहों पर एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होती है, तो ये इसका एडिशनल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। तो पार्टिसिपल फ्रेज विल बिगिन विद अ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल फ्रेज किससे शुरू होता है? पार्टिसिपल से, यानी थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म से, which can be a present participle ending with ing or a past participle ending with ed। ये तो आप जानते हैं। There may be a few modifiers and associated verbs included in the phrase। अब कुछ modifiers और कुछ और इजाफी अल्फाज भी उसमें शामिल हो सकते हैं। One thing to remember is that participle phrase always takes the form of an adjective in the sentence। ये याद रहे कि participle phrase हमेशा हमेशा एडजेक्टिव के तौर पर एक्ट करेगा, क्योंकि पार्टिसिपल एडिशनल फंक्शन है वर्ब का एज एडजेक्टिव। सम एग्जांपल्स ऑफ पार्टिसिपल फ्रेज आर हियर। अब एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं आपको, देखिएगा एग्जांपल्स। वी गॉट अ कॉल फ्रॉम माय आंट टुडे। आज मुझे अपनी आंट की कॉल आई। अब आगे क्या लिखा है? टेलिंग अस द गुड न्यूज। ये टेलिंग अस द गुड न्यूज क्या है? किस चीज को डिफाइन कर रहा है? टेलिंग अस द गुड न्यूज किसको डिफाइन कर रहा है? कॉल को। कॉल कैसी थी? जिसमें हमें खुशखबरी सुनाई गई। तो टेलिंग अस द गुड न्यूज कॉल को डिफाइन कर रहा है। कॉल क्या है? नाउन है। कॉल नाउन है यहाँ पर। ही, अच्छा देखो, वी गॉट, वी सब्जेक्ट, गॉट वर्ब, अ कॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एज अ नाउन, कॉल। ठीक है। अब ये कॉल कैसी है? कॉल को डिफाइन किया जाए, किस किस्म की कॉल है? टेलिंग अस द गुड न्यूज, एक ऐसी कॉल जो हमें खुशखबरी बता रही है। तो टेलिंग अस द गुड न्यूज क्या है? ये पार्टिसिपल फ्रेज है। और आसान हो जाएगा, देखिए। द हाउस वॉज सिवियरली डैमेज्ड बाय द फ्लड। पैसिव वॉइस, ये पूरा जुमला क्या है? पैसिव वॉइस। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये मैंने जो स्लाइड बनाई है, इसमें एग्जाम्पल्स जो मैंने ली हैं, ये ऑक्सफोर्ड की एक वेबसाइट है, वहां से मैंने कॉपी की। और मुझे ये देखकर खुशी हुई है कि जो कॉन्सेप्ट मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में यूट्यूब पर देता चला आ रहा हूँ, कि
पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और वो थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव इस्तेमाल होती है, तो बहुत से लोग उस पर सवाल उठाते थे। इसका प्रूफ ये रहा आपके सामने। द हाउस वॉज सेवियरली डैमेज्ड बाय द फ्लड। ठीक है ना? तो यहाँ कंप्लीटली पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव क्या बनेगा? द फ्लड डैमेज्ड द हाउस सेवियरली, या द फ्लड सेवियरली डैमेज्ड द हाउस, है ना? पैसिव बना द हाउस वॉज सेवियरली डैमेज्ड बाय द फ्लड। यहाँ पे एजेंट है फ्लड, ऑब्जेक्ट है द हाउस, वर्ब है डैमेज्ड, और डैमेज की थर्ड फॉर्म आई है, और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव आती है, तो डैमेज्ड बाय द फ्लड ये डिफाइन कर रहा है हाउस को। डैमेज्ड बाय द फ्लड, अब घर कैसा है? सैलाब के जरिए तबाह हो चुका है, तबाहशुदा है, तो डैमेज्ड बाय द फ्लड ये पूरा क्या है? एडजेक्टिव। ये फ्रेज कहलाएगा पार्टिसिपल फ्रेज। पैसिव वॉइस की थर्ड फॉर्म हमेशा पार्टिसिपल होती है, यहां से ये भी साबित हुआ। ठीक है, तीसरी एग्जांपल दूं? प्लीज सिट डाउन, बराए मेहरबानी तशरीफ रखिए। विदाउट, किस चीज के विदाउट? किस चीज के बगैर? मेकिंग अ साउंड। मेकिंग अ साउंड, मेकिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज एडजेक्टिव, मेकिंग अ साउंड। ठीक है, यानी बगैर आवाज निकाले। हाँ जी, क्लियर हो गई बात? सवाल कर लीजिए अगर कोई करना है तो। वेरी गुड, आगे चलें। है ना मजेदार चीज? जेरेंट फ्रेज। जेरेंट किसे कहते हैं? आसान अल्फाज में बता रहा हूं। जब कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एज अ नाउन इस्तेमाल हो। देखिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो तो पार्टिसिपल है, एज अ नाउन इस्तेमाल हो तो जेरेंट। ये तो क्लियर है ना? सेकेंड एग्जाम्पल इज फैंटास्टिक इन पार्टिसिपल फ्रेज, थैंक यू। Now, a gerund is a verb that invariably ends with ing without exception. जाहिर है, इसमें को वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही जेरेंट कहते हैं, तो हमेशा आईएनजी में एंड होगी। सो अ जेरेंट फ्रेज इज a phrase that contains an ing word with some modifiers in some cases. यानी ऐसा फ्रेज जिसमें जेरेंट मौजूद हो, जेरेंट फ्रेज कहलाएगा, या जिसमें आईएनजी फॉर्म मौजूद है, मगर शर्त क्या है? पूरा फ्रेज एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है। But participle phrases also have a similar pattern, ing words. So how do you tell the difference between the two? Participle phrases are used as adjective. Gerund phrases are used as noun. फर्क सामने देखिएगा। While participle phrases function as adjective, gerund phrases exclusively function as noun. कोई बात है? एग्जाम्पल देखते हैं। She is currently busy in what? Writing her memoir. वो बिजी है भाई, किस चीज में बिजी है? उस चीज का नाम बताओ, उस एक्टिविटी का नाम बताओ। तो उस एक्टिविटी का नाम है राइटिंग हिज मेमोर। तो बेटा, हम्म, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिख रही है,
उस काम में बिजी है। तो राइटिंग हिज मेमोयर जो है, दिस इज एक्चुअली अ नाउन, द नेम ऑफ एन एक्टिविटी इन विच ही इज बिजी राइट नाउ। वॉशिंग द डिशेज, दिस इज द नेम ऑफ एन एक्टिविटी, इज एलेक्सिस चोर। चोर किसे कहते हैं? चोर कहते हैं गिरफ्तार। हाँ जी, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, कह रहे हैं इट मीन्स, अब देखो सवाल आया ना, सवाल है इट मीन्स द पार्टिसिपल फ्रेज फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव फ्रेज इन रियल एंड जेरेंट फ्रेज। बिल्कुल सही समझे ना आप, 100% सही समझे। यस, यू आर 100% करेक्ट, यही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, अब एग्जाम्पल देख रहे थे हम, देखिएगा। वॉशिंग द डिशेज इज एलेक्सिस चोर। चोर कहते हैं घर के कामकाज को। एग्जाम्पल वन पार्टिसिपल फ्रेज, एग्जाम्पल टू एंड थ्री जेरेंट। हाँ जी, एग्जाम्पल वन जो है, वॉशिंग द डिशेज, नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूं आपको। एग्जाम्पल वन भी जेरेंट फ्रेज है, एग्जाम्पल वन जेरेंट फ्रेज है, लेकिन अगर मैं यहां से बिजी का वर्ड निकाल दूं, अगर मैं यहां से बिजी का वर्ड निकाल दूं तो फिर ये बन जाएगा पार्टिसिपल फ्रेज। शी इज करेंटली राइटिंग हर मेमोयर। अगर मैं यहां से बिजी इन निकाल दूं, शी इज करेंटली राइटिंग हर मेमोयर, तो फिर ये बन जाएगा क्या कहते हैं उसे, पार्टिसिपल फ्रेज। इस वक्त ये राइटिंग हर मेमोयर पूरा क्या है, ये जेरेंट फ्रेज है। ठीक है, हाँ भाई फवाद साहब, क्लियर हो गई बात? ये जो बिजी इन लिखा हुआ ना, ये इसलिए लिखा है, अगर मैं बिजी इन निकाल दूं तो फिर ये जेरेंट फ्रेज नहीं रहेगा। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। वॉशिंग द डिशेज इन एलेक्सिस, अच्छा ये तो हो गया। वेकिंग अप बिफोर सनराइज हैज बिकम हिज हैबिट। अब देखिए, वेकिंग अप बिफोर सनराइज, दिस इज द नाउन, बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ अ हैबिट। वॉशिंग द डिशेज is the name of a chore. Writing her memoir is the name of an activity in which she is busy now. तीनों नेम है। हाँ जी, अगर मैं करता शी इज करेंटली राइटिंग हर मेमोयर, तो राइटिंग हर मेमोयर जो है फिर वो क्या बनता, पार्टिसिपल फ्रेज बनता, क्योंकि राइटिंग हर मेमोयर इज द कंडीशन इन विच शी इज फाउंड नाउ, दैट इज एन एडजेक्टिव। फवाद भाई, समझ में आया? तो जहां आपका दिमाग पहुंच रहा है, मैं उसी को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके माइंड में। अगर क्लियर है तो बताएं, आगे चलते हैं। गुड। ऑक्सफोर्ड की एग्जाम्पल में यहाँ पर करंटली बिजी इन नहीं लिखा था, जस्ट लिखा हुआ था शी इज करंटली राइटिंग हर मेमोयर। तो वो डिफरेंशिएट करने के लिए दिया था उन्होंने, मैंने यहाँ से इसको बिजी इन इसलिए लगाया ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तीनों क्या है, नाउन है, तीनों जेरेंट फ्रेजेस हैं। ठीक है, और पार्टिसिपल फ्रेज तो जानना कोई मुश्किल काम ही नहीं, मैंने बताया ना, एज एन एडजेक्टिव हो तो पार्टिसिपल फ्रेज होगा, एज ए नाउन हो तो जेरेंट फ्रेज होगा। सिंपल डिफरेंस है यार, इसमें तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। लास्ट वन इज एब्सोल्यूट फ्रेज। ये जरा परेशान करेगा आपको समझने में, खैर कोशिश करते हैं समझाने की, मुश्किल नहीं है। एब्सोल्यूट फ्रेज क्या है?
समझिएगा, एब्सोल्यूट फ्रेज विल कंटेन अ नाउन और अ प्रोनाउन विद अ पार्टिसिपल। किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ पार्टिसिपल कंबाइंड हो, ठीक है। अगेन इट मे ऑल्सो कंटेन एडिशनल एसोसिएटिव वर्ड्स एंड मॉडिफायर्स, वो तो हो सकते हैं, जाहिर है। एन एब्सोल्यूट पार्टिसिपल विद विल मॉडिफाई अ होल क्लॉज, पूरे क्लॉज को मॉडिफाई करेगा वो। इवन अ होल सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को भी कर सकता है, नॉट ओनली वन वर्ड, किसी एक वर्ड को नहीं। However, it does not constitute a complete sentence or a clause. खुद कंप्लीट सेंटेंस या क्लॉज नहीं, वो हमें देखने में लगेगा जैसे ये कोई क्लॉज है, लेकिन वो क्लॉज नहीं होगा, बल्कि फ्रेज होगा। जनरली इन एब्सोल्यूट फ्रेज इज सेपरेटली बाय कॉमास, कॉमा से सेपरेट करते हैं इसको। लेट अस टेक अ लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स। मैं आसान कर देता हूँ, देखिए समझेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। ही लुक्ड टूवर्ड्स द बेगर, ठीक है, वो बेगर की तरफ उसने देखा। हिज फेस एक्सप्रेसिंग पिटी, अब ये हिज फेस किसका फेस, ही का, सब्जेक्ट का। उसके चेहरे पर रहम के तासुरात थे। अब यहाँ ईल का हिज फेस वॉज एक्सप्रेसिंग पिटी, यहाँ वॉज निकाल दिया, तो अब ये क्या बन गया, उसने ऐसे चेहरे के साथ बैगर को देखा तो जिस पर रहम के तासुरात थे। तो हिज फेस एक्सप्रेसिंग पिटी जो है, ये जो मेन क्लॉज है, ही लुक्ड टुवर्ड्स द बेगर, जो सेंटेंस है, उस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। यानी उसने सिर्फ देखा नहीं, बल्कि पिटी, रहम भी, तरस भी खाया। जैसे वी वर ग्लूड टू द मैच, हम तो मैच से चिपक गए, यानी मैच में इतना खो गए। लेकिन अब कैसे भाई, आवर आईज ऑलवेज फॉलोइंग द बॉल, हमारी आंखें सिर्फ बॉल को फॉलो करें। आवर आईज वर ऑलवेज फॉलोइंग द बॉल नहीं था। अब वर्ब नहीं है, जब वर्ब नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्ब नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लॉज तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ फैसल, क्लास कल होगी, ठीक है, कल हो, हाँ कल, हाँ 11 बजे तक होगी, ठीक है ना, ओके। तो ये जो है ना, आवर आईज ऑलवेज फॉलोइंग द बॉल, हमारी आंखें बॉल से चिपक गई, बॉल को फॉलो करती रही। लेकिन ये सेंटेंस नहीं है या क्लॉज नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ब है ही नहीं, वर्ब कंप्लीट है ही नहीं यहाँ पर। आवर आईज वर ऑलवेज फॉलोइंग होना चाहिए था ना भाई, वर तो है ही नहीं यहाँ पर। तो ये क्या बन गया, ये पूरा एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जो डिफाइन कर रहा है पिछले पूरे क्लॉज को। ही वी वर ग्लूड टू द मैच, इसको डिफाइन कर रहा है। या ही सेट ऑन द बेड, वो बेड पर बैठ गया, लेकिन कैसे बैठा भाई, हिज क्लोज नीटली फोल्डेड बाय हिज साइड, है ना। अब उसके बैठने का अंदाज बताया जा रहा है, लेकिन क्लॉज की शक्ल में नहीं, बल्कि एडजेक्टिव की शक्ल में। हिज क्लोज नीटली फोल्डेड बाय हिज साइड, ये पूरा क्या हो गया, इसमें से हिज क्लोज नीटली फोल्डेड जो है, ये पूरा क्या है, ये एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, ये कंप्लीट फ्रेज, ठीक है ना। और ये कंप्लीट सेंटेंस को डिफाइन कर रहा है, पीछे जो कंप्लीट सेंटेंस इस्तेमाल हुआ, ही सेट ऑन द बेड, इस पूरे को डिफाइन कर रहा है, किसी एक वर्ड को नहीं, इसलिए इसको कहेंगे एब्सोल्यूट फ्रेज। हाँ भाई, क्लियर। मेरा ख्याल है कि हम रिवाइज कर लें, रिव्यू कर लेते हैं। ओके, जैसे देखिएगा, फ्रेज के बारे में हमने क्या कहा था, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स
कंबाइन करते हैं तो फ्रेज बनता है। फ्रेज की खुसूसियत क्या होनी चाहिए कि वो एक यूनिट बने। यूनिट से मुराद सब्जेक्ट बन जाए, वर्ब बन जाए, ऑब्जेक्ट बन जाए, एडजेक्टिव बन जाए, नाउन बन जाए, कोई एक फंक्शन या कोई एक यूनिट बने। ठीक है। बहुत शदीद गर्मी हो रही है कराची में। आप लोगों के यहाँ पंजाब में तो मौसम सुना है बड़ा अच्छा है, बारिश वारिश भी हो रही है। कराची में तो बहुत बुरा हाल है, पसीनों की बारिश हो रही है। अल्लाह खैर करे, बस दुआ करें कि हमारे यहाँ भी मौसम अच्छा हो जाए। अच्छा, मैं ये पूरी स्लाइड्स जो है आपको शेयर कर देता हूँ एज इट इज, पूरी फाइल व्हाट्सएप पे। ठीक है, सही है। अच्छा, चलें, ये तो जब मैं शेयर कर दूंगा तो रिव्यू हो ही जाएगा, फिर इसका रिव्यू करवाने की जरूरत नहीं है। फिर कोई सवाल हो तो कर लें। और इसके अलावा मैंने बताया था कि मैं एक क्लास स्टार्ट करना चाह रहा हूँ जो सिर्फ ट्रांसलेशन की क्लास। ट्रांसलेशन हर किस्म के सेंटेंसेस में होंगे। शुरू में मैं सेंटेंसेस दूंगा, फिर पैराग्राफ्स दूंगा, फिर मैं आज़ादी के साथ आप लोगों से कहूंगा कि अब आप लेकर आए सेंटेंसेस भी, फ्रेजेस भी। ठीक है ना। तो क्या ख्याल है, स्टार्ट करनी चाहिए? और तकरीबन फ्री में है वो क्लास। 1000 फी होगी उसकी, टोटल 1000। सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस बता दूं, यूट्यूब पर मेरा पूरा लेक्चर है इस पर, मैं लिंक सेंड कर दूंगा डिटेल में, एग्जाम्पल्स के साथ है। नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, एक क्लास रख लेंगे। ठीक है। मुझे बताइए, ट्रांसलेशन की क्लास लगाऊं या नहीं लगाऊं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ट्रांसलेशन मसला कर रहे हैं। ट्रांसलेशन हम पहले सिंगल सिंगल सेंटेंसेस, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ आएंगे, फिर पूरे पूरे पैराग्राफ्स की तरफ आएंगे। टेक्निक के साथ करेंगे, टेक्निकली। टेक्निक ऐसी है जो एक दफा सीख ली तो जिंदगी में कभी ट्रांसलेशन गलत नहीं करेंगे। यूट्यूब पे मैंने करवाई भी है, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं सर, बाकायदा क्लास में आप लोग मशवरा दें। 1000 फी कोई इतनी ज्यादा नहीं है, 1000 में ठीक ठाक फायदा हो जाएगा। मैं फीस इतनी ज्यादा रखता ही नहीं हूँ, आप लोग भी जानते हैं मैं इतनी ज्यादा फीस रखता ही नहीं हूँ क्लासेस की। जो काम लोग हजारों रुपए लेकर करवाते हैं वो मैं कम से कम फीस में करवाने की कोशिश करता हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचे, कोशिश ये है, क्योंकि वो मेरे लिए फायदेमंद होगा मेरी कब्र में। कम लोगों तक पहुंचे, ज्यादा पैसा आ जाए तो पैसा तो दुनिया में फायदेमंद हो जाएगा, कब्र में इतना बड़ा फायदा नहीं होगा। कब्र में फायदा ये है कि 10 के बजाय 100 लोगों ने सीखा, तो सदका जारिया जिंदगी भर के लिए 100 लोगों के जरिए से होगा। तो बहरहाल मशवरा दीजिएगा मुझे, मैं अभी डिसाइड कर रहा हूँ, अभी डिसाइड किया नहीं मैंने। थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास यहाँ ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह कल, नया टॉपिक। ठीक है। टॉपिक मुझे बताइएगा किस टॉपिक पर क्लास शुरू करें कल। मेरा ख्याल है, चलो मैं बताऊंगा। ठीक है, सोच के बताता हूँ, फीडबैक दीजिएगा।